तो बेटा इसमें देखो, जो मैं आज आपको पहले केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सब स्कूल में शुरू होता है, लेकिन अब एनसीईआरटी की बुक है, आगे 11th में भी आप अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से ना केमिस्ट्री के बारे में सोचना नहीं आता। वो कहते हैं कि हमको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, हमने याद कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू लर्न केमिस्ट्री इन सच अ वे दैट वी आर एबल टू थिंक अबाउट इट, और अपना दिमाग यूज़ करके भी हम कुछ आंसर कर पाएँ। तो कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट बेसिक्स अगर सीख लें तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मेरी अभी कोशिश ये है, हालांकि मैंने इस पर लिख दिया है चैप्टर 5, बिकॉज बहुत बार जब बच्चे 10th में आते हैं तो हम पहले ये 5th चैप्टर कराते हैं, ठीक है। क्या नाम है इस चैप्टर का? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब मैंने ये आपके एनसीईआरटी से निकाला था आज, ठीक है, पिक्चर, तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं यही चैप्टर आपको कराऊंगा। फिर मुझे लगा कि आज हम क्लास बेसिक्स को देते हैं, ठीक है। बेसिक्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप 8th में पढ़ सकते हो, कुछ 9th में, कुछ 10th में, पर वो आगे केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा फिर बताना। इसके बारे में मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। पर पहले आप मुझे कुछ बताओ, ठीक है। क्या आप लोगों को एलिमेंट्स, इस वर्ड का मीनिंग समझ में आता है? इस शब्द का अर्थ मालूम है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एलिमेंट्स हियर? ये जो एलिमेंट्स वर्ड है, इस वर्ड का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है? क्या आपके माइंड में क्लियर है? एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं इसका मतलब ये है। एक तो आपने डेफिनेशन याद कर रखी है एलिमेंट्स की, आपने डेफिनेशन याद की पर आपको मतलब नहीं पता, ठीक है, कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, और ये डेफिनेशन क्यों बनाई और कोई डेफिनेशन क्यों नहीं बनाई, एक तो वो बात होती है। मालूम है एलिमेंट्स का मीनिंग? ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्योंकि यही चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। कई सारे सिंपल सी चीज़ें जो आप 9th से पढ़ते आए हो या आनी चाहिए। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा नॉन मेटल्स कितने होते हैं, क्या बोलोगे आप? हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर? मैनी? नहीं, लेकिन वो तो कोई आंसर नहीं है ना। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुछ उसका आंसर होगा। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर? नहीं पता, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा ना साइंस में। और हाउ मेनी मेटल्स आर देयर, वो भी मैनी नहीं। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में था ना 9th की, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, था ना ये चैप्टर में, जो मिक्सचर्स और कम एक चैप्टर था मिक्सचर्स वाला, है ना, जिसमें मिक्सचर्स के बारे में, उसमें लास्ट में एक सेक्शन है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, था ना ये। मेटलॉइड्स का एक और नाम है सेमी मेटल्स। सेमी मीन्स जैसे फाइनल होता है, सेमी फाइनल, सेमी का मतलब होता है हाफ, पर चलो खैर वो एक नाम है जो कि यूज़ होता है किताबों में और बुक्स में। तो अच्छा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, किन को हम ये बोलते हैं? जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि स्कूल में सब बच्चे एक स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, और मान लो स्कूल में 4 स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, ठीक है, बास्केटबॉल और क्रिकेट, और हर बच्चे को एक स्पोर्ट ज़रूर लेना है। तो हम पूरे स्कूल के बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं, किसी ने जिसने हॉकी लिया हुआ है, किसी ने बास्केटबॉल लिया हुआ है, किसी ने क्रिकेट लिया हुआ है। तो जैसे हाउस बनाते हैं स्कूल में, नहीं 4 हाउसेज हैं मान लो स्कूल में, या 6 हाउसेज हैं, तो जैसे कोई भी बच्चा होगा स्कूल का वो किसी ना किसी हाउस में ज़रूर होगा। अंडरस्टूड? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई बच्चा हो स्कूल में पढ़ रहा हो और वो किसी हाउस में ना हो, इट विल बी इन सम हाउस। तो हमने बच्चों को क्लासीफाई किया। क्लासीफाई मतलब, क्लासीफाई वर्ड है ना, तो क्लासीफाई का मतलब होता है क्लासेस में बांटना, कैटेगरीज में बांटना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसका मतलब होता है क्लासीफाई। तो अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब। तो क्लासीफाई एलिमेंट्स, तो वन सिंपल वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स, वन सिंपल वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स इज यू डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये आपने 9th में पढ़ा है। ये एलिमेंट्स को क्लासीफाई, उनको कैटेगरीज में डिवाइड करने का, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने का एक तरीका है, पर ये एक रफ तरीका है और आपको अभी आइडिया भी नहीं है कि मेटल्स कितने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, और ये याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में जो है उसको हम लेके चलेंगे, बाकी इधर उधर केमिस्ट्री की बुक्स में कहीं और अलग भी मिल सकता है थोड़ा बहुत आपको। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक देयर आर 20 नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड देयर आर मोस्टली, कई जगह 6 लिखते हैं, बट 7 मेटलॉइड्स एज पर योर एनसीईआरटी बुक। बाकी कितने बचे? हाँ, 118 माइनस 27, तो आ गए 91 मेटल्स। क्योंकि जितने भी टोटल एलिमेंट्स है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 118, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
विच वी नो अबाउट इज 118। 118 में से 20 नॉन मेटल्स हैं, कम है ना, मैनी, ठीक है, तो कम ही है। ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं, ज़्यादातर तो मेटल्स हैं, और मेटल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। क्यों, आप देख लो ये बेंच, इतना सॉलिड बेंच, स्टेबल, स्थिर, बड़े आराम से इसमें 3-4 बच्चे भी बैठ जाएं, आप खड़े होकर उसको कुछ ठीक भी कर सकता है, कोई मैकेनिक यहाँ पे आए, इलेक्ट्रिशियन आए, मजबूत है ना, क्योंकि इसके अंदर नीचे हार्ड मेटल लगा हुआ है, ब्रिजेस बनते हैं मेटल्स के। तो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस। और जितने भी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, ढांचे, हम बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में भी तो मेटल डालते हैं ना, रूफ में डालते हैं कि नहीं, RCC बोलते हैं उसको, रीइंफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट। तो उसमें मेटल को लगाया जाता है, जिनको हम सरिये देखे ना आपने, सरिये को क्या बोलते हैं, स्टील, क्या बोलते हैं, स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। और जो घर में जिससे बर्तन बनते हैं वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। तो क्या सरिया जो है वो मेटल होता है, इज इट अ मेटल? तो हम ये बोल सकते हैं वो मेटालिक है, हम ये बोल सकते हैं कि स्टील इज मेटालिक। ऐसा नहीं कि उसमें कोई नॉन मेटल नहीं होता, फिर भी क्यों बोलते हैं मेटालिक, क्योंकि उसकी जो आउटर लुक है वो मेटल के जैसी है। मेटल की जैसी आउटर लुक क्या होती है, चमकना, लस्ट्रस, नहीं, और सोनरस और मैलेबल, डक्टाइल, यही पढ़ी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सरिये में वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मेटालिक नेचर है। और प्लास्टिक, जैसे ये रिमोट है, इट इज़ सम काइंड ऑफ अ पॉलीमर, जो आपने 8th में पढ़ा है अगर, पॉलीमर याद है कुछ। अब यही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल 8th, 9th, 10th के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, वो सबके मीनिंग आपको पढ़े होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप एजुकेटेड हैं और आपको एक साइंस की एक अच्छी डिसेंट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो बेटा ये, इसको हम नॉन मेटालिक बोल सकते हैं, हालांकि नॉन मेटल नहीं है। तो कई बार केमिस्ट्री की बुक्स में मेटालिक उसको बोलते हैं जो मेटल चाहे नहीं भी है पूरा, लेकिन वो मेटल के जैसा है। और कई बार किसी चीज़ को हम नॉन मेटालिक तब बोल देते हैं जब वो मेटल के जैसी नहीं है, पर वो नॉन मेटल नहीं है। अब ये नॉन मेटल थोड़ी है, ठीक है, बट इसको नॉन मेटालिक नेचर है इसकी। ये देखो, ये ब्रिटल है, ठीक है, ये मैलेबल नहीं है, ठीक है, और ये इसमें कोई लस्टर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये इसकी नॉन मेटालिक लुक है, फील, समझ में आपको। तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन वे टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, इसमें क्लासिफिकेशन, अगर हम पीरियोडिक को हटा दें तो आपको अर्थ समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स को क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। वन सिंपल वे ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इज, उनको क्या बोलना, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जो मैंने आपको अभी ये बातें बताई, ये आपको इतनी 100% याद हो जानी चाहिए कि आपको कोई डाउट ही ना बचे। याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप घर में बैठ के अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, जो भी मैंने आपको बातें बताई। बिकॉज किसी भी चीज़ के बारे में आपने क्या व्यू बनाया है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। तो आप ये याद रखो कि ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स। मेटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने स्ट्रक्चर्स, अपनी ज़रूरत का सामान मेटल से बनाते हैं। किसी की सर्जरी करनी है, ठीक है, उसमें भी मेटल से बनते हैं, मेटल से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स बनते हैं, ब्रिजेस बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। तो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आर नॉन मेटल्स नॉट इम्पॉर्टेंट? दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मेटल्स के अंदर, खासकर कुछ मेटल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो खैर, ये तो मेटल्स नॉन मेटल्स का भी चैप्टर आएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप चलो 10 नॉन मेटल के नाम बताओ, तो बच्चे यूजुअली बता नहीं पाते, कहते सर हमने तो याद ही नहीं किया। तो ये आपको ऐसे याद होने चाहिए टिप्स पे, तभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिया है, दिया ना, एक टेबल दिया अभी आपको, उसमें 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। और इस पीरियोडिक टेबल को आप जितना अच्छे से याद कर लोगे, अभी हम क्लास 10th में कम से कम इसमें से कुछ ज़रूरी पार्ट, इसका 50% ज़रूरी पार्ट याद करेंगे। बाकी जो 50% है आप 11th क्लास में कोई गाना बना के उसको याद कर लेना। अभी हम उसको प्रॉपर तरीके से जितना पार्ट हमारे लिए ज़रूरी है वो याद करेंगे, क्योंकि उसके बिना केमिस्ट्री शुरू ही नहीं होती। मैं तो 8th में देता हूँ बच्चों को पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल को टेबल ही बोलने, पीरियोडिक क्यों बोला है, समझ में आपको। और इसमें कई मेटल्स नॉन मेटल्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग लिखा हुआ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, नहीं लिखा ना। तो अभी उसको मत देखो, वो तो अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पर उसमें लिखा नहीं है कहीं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये वर्ल्ड का बेस्ट पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि ऑफिशियल पीरियोडिक टेबल है। केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री के रूल्स बनाती है कि क्या काम करना है, कैसे काम होगा, किस चीज़ का क्या नाम रखा जाएगा, क्या रूल्स हैं, क्या मेथड ऑफ स्पीकिंग रहेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये उनकी वेबसाइट से डाउनलोडेड है। तो ये सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल है। बाकी सब
इसी की कॉपी बना के दुनिया में बनाई हुई हैं, ठीक है। चलो अब मेन तो बेटे आप ये देखो एलिमेंट क्या होता है, तो केमिस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सटेंस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सटेंस, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज सब्सटेंस? मैटर इज सब्सटेंस? नहीं, मैटर इज सब्सटेंस? नो, दिस इज रॉन्ग। एवरी मैटर इज नॉट सब्सटेंस, ठीक है। मैटर तो सबको पता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। जैसे कि ऑक्सीजन गैस जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी मैटर है, पानी जो हम पीते हैं वो भी मैटर है, रोटी खाते हैं सॉलिड होती है रोटी वो भी मैटर है, हमारी बॉडीज़ जो हैं वो भी मैटर की बनी हुई हैं, हवा भी मैटर है, कोक पीते हैं वो भी मैटर है, गोली खाते हैं वो भी मैटर है। तो जो भी मैटर होता है, मैटर का मास होता है, एनीथिंग विच इज़ मैटर की डेफिनेशन ही है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यही बोलते हैं ना, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एंड हैज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट, हैज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हों, उसको हम मैटर बोलते हैं, ये मैटर होता है, मैटर की डेफिनेशन। बट हर मैटर सब्सटेंस नहीं कह सकते, वी कैन नॉट कॉल एवरी मैटर एज सब्सटेंस। आप कोक पी रहे हो तो कोक इज़ नॉट अ कोक इज़ मैटर बट कोक इज़ नॉट अ सब्सटेंस, ठीक है। आप कोई भी चीज़ कोई दवाई खा रहे हो, क्या वो सब्सटेंस है या मैटर है? मैटर तो पक्का ही है, लेकिन सब्सटेंस है या नहीं वो डिपेंड कर सकता है उस दवाई में क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो व्हाट इज़ अ सब्सटेंस? व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय अ सब्सटेंस? तो सब्सटेंस केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये अब 10th क्लास में ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सब्सटेंस इज आइदर एन एलिमेंट, या तो एलिमेंट को या कंपाउंड को हम सब्सटेंस बोलते हैं, या तो एलिमेंट को या कंपाउंड को हम सब्सटेंस बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जो एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन के द्वारा, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन हमने यूज़ करके एलिमेंट्स से जो बनता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो बनता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने आयरन के कुछ चूरा बना के डाल दिया और कुछ आपने उसमें ऊपर से कोई और आपने उसमें लेटस से सल्फ़र येलो कलर का पाउडर होता है, मालूम है आपको, येलो कलर का ऊपर सल्फ़र डाल दिया, ये 9th की बुक में एक्टिविटी दी हुई है, और आपने बीकर में उनको चम्मच से या ऐसे मिक्स कर दिया, तो वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और कोई कंपाउंड नहीं बनेगा उस बीकर में, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना कोई कंपाउंड बनेगा। तो मतलब व्हेन ये एलिमेंट्स हैं दोनों, आयरन और सल्फ़र क्या है? एलिमेंट्स। सल्फ़र मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो BC हैं, उनको तो हम कोशिश करेंगे आज याद ही रख लें, आज ही याद कर लें, बाकी सब तो मेटल्स ही हैं, अंडरस्टूड। तो आयरन और सल्फ़र के बीच में केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, आयरन आयरन रहेगा, सल्फ़र सल्फ़र रहेगा, उनका मिक्सचर बन जाएगा, ये हमने 9th में पढ़ा है। तो सब्सटेंस इज, व्हाट इज अ सब्सटेंस? सब्सटेंस इज आइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अगर हमें आयरन और सल्फ़र से कोई कंपाउंड बनाने तो क्या करेंगे? हाँ नहीं, कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे? कोई भी कंपाउंड बनाना है, अभी तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलना है, FES के साथ 2 आएगा 3 आएगा क्या आएगा वो तो अभी बताऊंगा मैं, समझ में आपको। तो लेकिन जब कंपाउंड बनाना है तो इनको आपको एक बीकर में या किसी वॉच ग्लास के ऊपर गर्म करना पड़ेगा, किसी फ्लेम के ऊपर। जब हम गर्म करते हैं तो इसमें बहुत धुआं सा उठता है और बड़ी ख़राब सी एक गैस आती है जो नाक के अंदर ज़ोर से चढ़ती है और आपको लगता है कि जैसे कुछ सुई की तरह से चुभती है, ठीक है। वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी हम उसके रिएक्शन को डीप में नहीं पढ़ रहे। और थोड़ी देर में आप देखोगे तो फ्यूम्स उठने के बाद वो पूरा एक ब्लैक कलर का एक पीस बन जाएगा सॉलिड, उसमें कहीं येलो नहीं होगा और कहीं आयरन का कलर नहीं होगा, पहले येलो अलग दिखता है और आयरन अलग दिखता है, मैं आपको इसकी एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बेटा, इनको जब हम साथ में हीट करते हैं, ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट देम, हीट दिस मिक्सचर, देन FES इज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं, FES का क्या नाम है? चलो अभी आपको, आप हेडिंग देखो वर्कशीट की, वर्कशीट की हेडिंग ये है कि नाम कैसे रखना है। कोई भी कंपाउंड बनता है तो जब एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन किया जाता है, ठीक है, देन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कंपाउंड बनाने का बस यही एक तरीका है, ठीक है, बट कंपाउंड हमेशा, ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड वो है जो एलिमेंट से बनता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट। जैसे
water. Water is a, what about oxygen? Oxygen is a compound or element? हाँ, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. जानबूझ के मैंने यहाँ लिखा आपसे पूछने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. यहाँ पे कंपाउंड लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो कंपाउंड. मालूम है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला? तो ये याद रखो, ठीक है. तो कोई भी कंपाउंड कब बनता है? जब एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू ज्वाइन करते हैं. व्हेन दे ज्वाइन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. और एलिमेंट्स क्या है फिर? हाउ विल वी डिफाइन एलिमेंट्स? तो हम ये बोलते हैं कि देखो, अब कंपाउंड का एग्जांपल लो, जैसे वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड. इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो वाटर को हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, हम इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं. मालूम है आपको? अगर हमारे पास वाटर है, वाटर में से हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं. तो वेन एवर यू हैव एनी कंपाउंड, थ्रू केमिकल रिएक्शंस, through a chemical reaction, we can separate that compound into its component elements. ठीक है, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. अंडरस्टूड? कई बार इजीली, कई बार डिफिकल्टी से, पर अलग अलग हो सकते हैं. या आप ये तो पक्का मान ही लोगे कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है. ठीक है. लेकिन क्या हम किसी एलिमेंट को, मतलब आप ये देखो, तो ये एक कंपाउंड है, और मैंने आपको बताया कंपाउंड भी सब्सटेंस है और एलिमेंट भी सब्सटेंस है. ठीक है. इस कंपाउंड को क्या हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या किसी भी कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस. ठीक है. फॉर एग्जांपल वाटर का मैंने दिया. कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या सिंपलर एलिमेंट्स में, क्या सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which can be converted into simpler substances. But an element like iron, an element is a substance which cannot be converted into anything simpler through a chemical reaction. किसी chemical reaction से हम आयरन को किसी और simpler चीज़ में convert नहीं कर सकते, तो वो element होता है. An element is a substance which cannot be converted into simpler substances through chemical reaction. हाँ, इस आयरन को मैं किसी सिंपलर चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट केमिकल रिएक्शन से नहीं. दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस. न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देते हैं, या न्यूक्लियर प्रोसेस बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नाम वो है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड, एक एलिमेंट को सिंपलर एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं कर सकते. और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है. तो इसलिए जब हम सब्सटेंस, और सब्सटेंस को कई बार प्योर सब्सटेंस ही बोलते हैं, याद रख लोगे. अनदर नेम फॉर सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस. सो ऑल दिस इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक, बट वी हैव टू थिंक वेरी क्लियरली एंड वी मस्ट नो. हमें आना चाहिए. ठीक है. कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि एलिमेंट, एक एलिमेंट में सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल. एक एलिमेंट में सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं. आइडेंटिकल का मतलब तो एक जैसे. आपकी क्लास में सारे बच्चे आइडेंटिकल हैं? सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं. इवन ट्विन्स में भी कुछ फ़र्क होता है. लेकिन इसका क्या मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके सारे एलिमेंट, जिसके सारे एटम्स आइडेंटिकल हो? नहीं, डाल्टन की थ्योरी में लिखा है कि नहीं? ऑल एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. लिखा है कि नहीं? इज इट ट्रू? इज इट, क्या ये सही बात है? देखो, किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होते. जैसे मैंने आपको बताया, ट्विन्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते. सारे एटम्स एक आइडेंटिकल नहीं होते. हाँ, मतलब ऐसा है, आपने आइसोटोप्स के बारे में सुना है ना? ठीक है. जैसे हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन के सारे एटम्स 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के होते हैं. अब जो सारे ये हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं हर हिसाब से. ठीक है. और जो ये सारे ये हैं वो सारे आइडेंटिकल. अब ये कौन से हैं? 1 2 3. तो एक हाइड्रोजन का एटम होता है ये, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम. और दूसरा हाइड्रोजन का एटम होता है ये, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम. ठीक है. और एक हाइड्रोजन का एटम होता है ये, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम. तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, क्या वो सारे आइडेंटिकल हैं? नहीं, तीनों में फ़र्क है, तभी तो इनको हमने अलग अलग तरीके से लिखा है. इसको मैं 3H1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2H1. इसको कैसे पढ़ेंगे? 1H1, इसको 2H1. ये पढ़ना सीखना है अपने. बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है ऐसे लिखने का.
तो डाल्टन की थ्योरी में ये पॉइंट लिखा ना, एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, वो 100% करेक्ट नहीं है, उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी ये आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार इसलिए आइडेंटिकल इनको बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी आइडेंटिकल होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जिस टाइप की केमिकल रिएक्शंस ये दिखाता है, जिस टाइप के केमिकल रिएक्शंस ये दिखाता है, जिस टाइप के केमिकल रिएक्शंस ये दिखाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तभी ये, क्योंकि ये सेम केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं, इसलिए इन तीनों को हाइड्रोजन ही कहा गया कि अलग नहीं है। अगर इसके केमिकल रिएक्शन इसके केमिकल रिएक्शन में कुछ फ़र्क होता, इनकी केमिकल नेचर में डिफरेंस होता, तो इनको हम अलग एलिमेंट्स बोलते कि अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक एटम के, एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते, बट उनकी केमिकल नेचर या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, और इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने 9th क्लास में ये सीखा है कि जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है, क्या दो बच्चों का सेम रोल नंबर भी हो सकता है एक क्लास में? एक ही क्लास में तो नहीं हो सकता कि 37 दो बच्चों को दे दिया या 3 को दे दिया। तो वैसे ही जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, उनके रोल नंबर की तरह से उनको एक नंबर असाइन करते हैं। हाइड्रोजन को एक नंबर दिया हुआ है, हीलियम को एक नंबर दिया हुआ है, आयरन को भी एक नंबर दिया हुआ है, सोडियम को भी एक नंबर दिया हुआ है, कार्बन को भी दिया हुआ है। ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको क्या नंबर असाइन किया हुआ है? इसको नंबर असाइन किया हुआ है 1, पर उसको रोल नंबर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। किस हिसाब से देते हैं एटॉमिक नंबर? जो ज़्यादा मोटा एटम है उसको ज़्यादा बड़ा नंबर देते हैं, या जो ज़्यादा लंबा है? हाँ, तो अब समझो, ध्यान से देखना। किसी भी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Na को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सोडियम। किसी से पूछो Na क्या है, वो कहेंगे सर सोडियम। बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ द केमिकल सिंबल, केमिकल फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला तो ये होता है, ये केमिकल फॉर्मूला है, हर चीज़ का नाम है, ठीक है। Na इज सिंबल ऑफ सोडियम। तो अगर मैंने लिखा Na, तो अगर मैं कहता हूँ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपने 9th में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि किसी भी एटम में एक भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। याद है ना? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? दोनों को इकट्ठा, इनको हम बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो कहाँ होते हैं? दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अब आप देखो, मैंने आपकी थोड़ी सी पिक्चर चेंज कर दी, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेड करके दिखाया। मैं ऐसे भी तो दिखा सकता था, लेकिन कई हिसाब से वो पुअर पिक्चर है। तभी इसी को हम बोलते हैं कि हम एक करेक्ट पिक्चर समझ के कर रहे हैं या कैसी पिक्चर, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम्स हम बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, दे कैन अफेक्ट आवर थिंकिंग, ठीक है। तो कुछ वजह है जिसकी वजह से इसको ऐसे दिखा रहे हैं, वो फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब मेन चीज़ क्या है कि हर एटम के अंदर अभी फ़िलहाल 9th 10th इवन 11th 12th तक एटम के अंदर 3 ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर लॉक्ड है, बंद है, और इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपका आज का एक होमवर्क ये है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस, क्योंकि ये मैटर है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर। इलेक्ट्रॉन को E- लिखना है, ठीक है। और प्रोटॉन क्या है? ये मान लो एक प्रोटॉन है, तो ये भी मैटर है। तो जो चीज़ मैटर है उसका कुछ मास होगा। तो एक होमवर्क आज आपका ही है, याद रख लोगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास लिख के लाना है आपको, ठीक है। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री की आपने 2 नोटबुक्स लगा ली, एक जिसमें आप एक्स्ट्रा छोटी छोटी बढ़िया बातें लिखते हो जो आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएंगी, ठीक है। पर बोर्ड एग्जाम वाले दिन उसकी चिंता नहीं करनी उसको पढ़ने की। और दूसरी, जो बोर्ड एग्जाम वाले दिन आपने किताब नहीं टच करनी, एक अच्छी नोट्स कॉपी, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करके लिखे हुए,
ठीक है, वो आपकी अलग से नोटबुक बन जाएगी। तो ऐसे इसको करना है। तो बेटा जब मैंने लिखा सोडियम, तो ये देखो आप, ये कुछ दिख रहा है, इसमें x क्या है, x इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, तो ये x की तरह आ गया। लेकिन सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या होता है, सोडियम के एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक नंबर को यहां ऊपर नहीं लिखते, एटॉमिक नंबर को कहां लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को यहां लिखा जाता है, ये Z, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं। तो सोडियम का Z कितना है, 11, और हाइड्रोजन का Z 1। ये तीनों हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि सबके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और उसी की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन फिर इनमें फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 0। इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 1। तो इसको स्मॉल n ना लिख के न्यूट्रॉन्स के लिए हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल N। इसको बोलते हैं इस एटम का या इसके न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन नंबर, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 0। इसका न्यूट्रॉन नंबर 1। इसका न्यूट्रॉन नंबर 2। और इसमें ये चीज़ क्या होती है जो ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, जो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 23 लिख देता हूँ, ये फिक्स नहीं है। सोडियम के अंदर यहाँ पे 23 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन के अंदर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये इसको हम A से दिखाते हैं, ये A, देखो ABCD में पहले क्या आता है, A, फिर X, फिर Z, ऐसे याद रख लोगे। ABCD में पहले A आता है, फिर X, फिर Z, ऐसे ही होता है ना, पहले A, फिर B C D E F G H, फिर लास्ट में X और Z। तो मास नंबर ऊपर आएगा, एंड मास नंबर ऑफ एनी एटम बोल देते हैं अभी, वरना हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इट प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब देखो इसका मास नंबर कितना है, 23, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो इसका न्यूट्रॉन, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे, इसमें 12 न्यूट्रॉन्स आएंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर। अंडरस्टूड। अगर मैं यहाँ 22 लिखता तो इसके अंदर 11 न्यूट्रॉन्स हो जाते। तो एटम्स या न्यूक्लियस जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो आइसोटोप्स हैं। किसके, ये किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 ही आइसोटोप्स होते हैं, बाकी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। एलिमेंट्स तो 118 ही है ना, उनके सारे आइसोटोप्स मिला रहे हैं तो 2500 से भी ज़्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अगर सारे आइसोटोप्स गिन ले तो जैसे हाइड्रोजन के लिए कितने आइसोटोप्स गिनेंगे हम, 3। अब ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं, उनके 2500 से भी ज़्यादा आइसोटोप्स बनते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर देयर। उनमें से एलिमेंट्स कितने आए, ओनली 118। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे इसको करना है। चलो, कंपाउंड और एलिमेंट में फ़र्क समझ में आया। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेज। व्हाट सब्सटेंसेज, एलिमेंट्स। बट एलिमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ एनीथिंग सिंपलर। ठीक है, एलिमेंट्स के एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। किसी भी एटम को लिखने का ये तरीका होता है, ये मास नंबर। कई लोग इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, वो गलत है। इट इज नॉट एटॉमिक मास, नेवर कॉल इट एज एटॉमिक मास, इट इज एटॉमिक नंबर, रादर इट इज मास नंबर। ए इज मास नंबर, मास नंबर इज सम ऑफ दिस प्लस न्यूट्रॉन नंबर। याद हो जाएगा, अब भूलना नहीं इसको, आज जाके इसके नोट्स बना लेना और ये याद करना। अब थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने क्या देखा बेटा, कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। अब इन 118 एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया कि जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो उनके रोल नंबर की तरह से, ठीक है। रोल नंबर वाइज खड़ा कर दें सब बच्चों को, ठीक है, एक बार खड़ा करते हैं, देखना। तो रोल नंबर 1 में किसको आके खड़ा होना है, हाइड्रोजन को। रोल नंबर 2 में हीलियम को। रोल नंबर 3 में अच्छा, मैं यहाँ क्यों आया, कुछ आइडिया? मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि वहाँ जगह खत्म हो गई थी और कोई वजह नहीं है। अभी तो मैंने यही सोच के लिखा उसको, ठीक है, समझे आपको। तो मैं यहाँ इसीलिए आया कि वहाँ जगह खत्म हो गई थी, पर
जो पीरियोडिक टेबल बनाने वाले हैं उन्होंने ये सोच के नहीं कि वहाँ जगह खत्म हो गई है, उन्हें किसी और हिसाब से इनको लिखा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या, ये और भी लिख सकते हैं, 118 है, रोल नंबर 1 2, तो ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर है। आ जाएगा सबको समझ में? एटॉमिक नंबर यहाँ आता है पैरों में, यहाँ नीचे, अंडरस्टूड? तो बेटा मेन चीज़ क्या है, हमको अगर ये समझना है कि अब देखो इस लिस्ट में कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स देखना कौन से हैं, ये नॉन मेटल है, ये नोबल गैस है बट इसको भी नॉन मेटल बोल सकते हैं, ये मेटल है, ठीक है, ये भी मेटल है, ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, अंडरस्टूड? ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल मेटल मेटल, ये मेटलॉइड, ठीक है, ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल मेटल, अंडरस्टूड? तो व्हाट आई वांट टू से कि क्लासीफाई करने का एक तरीका तो है मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड में इनको बांट दो। ये रोल नंबर वाइज लगाया मैंने यहाँ तक, कैल्शियम तक इनको, ठीक है, इसका होता है रोल नंबर 20, मतलब एटॉमिक नंबर इज 20। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 20। ऐसे नहीं बोलना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप देखो कैल्शियम कई बार 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और कैल्शियम आयन बन जाता है, पढ़ा है ना? कैल्शियम एटम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाई इट लूजेज 2, वाई नॉट 1 और 3? आम तौर पे ये 2 ही लूज करता है, उसकी कुछ वजह है ना, जो हमने 9th में पढ़ी है, उसके ऊपर भी जाएंगे, एक बार हम रिवाइज करेंगे जो हमने 9th में हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? तो नहीं पढ़ा होगा तो आपको अभी रिवाइज करा देंगे, ठीक है बेटे? तो अब आप देखो, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का मतलब तो समझ में आया। पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक का मतलब ये है लोगों ने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया। ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे हम कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये किसका असेंडिंग ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। तो उन्होंने देखा अगर हम थोड़ी थोड़ी दूर जाके ब्रेक्स लगाएं, मतलब जैसे कि यहाँ यहाँ और यहाँ, और फिर इसी लिस्ट में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में आगे कुछ एलिमेंट्स को भी लिखें तो आगे जाके फिर थोड़ी दूर जाके एक एलिमेंट और आएगा, ठीक है, जिसको मैं अभी थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो आएगा रुबिडियम। तो ये जो अभी मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को ले लीजिए, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये और फिर इनके साथ ये, ठीक है, तो मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे, ये चारों, अभी ये चारों और दूसरे भी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखते जाएंगे तो और भी एलिमेंट्स आएंगे। इन चारों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी होंगी, दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि एक घर के जितने भी लोग होते हैं उनके जो खाने पीने की, रहने की, कैसे वो नहाते हैं, कौन से डोर्स को वो क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, उनकी जो वे ऑफ यूजिंग देयर होम या वे ऑफ लिविंग जो सिमिलर होता है, वैसे इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी हैं। तो ये जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हम बोलते हैं कि दे बिलोंग टू वन फैमिली, ठीक है, हम कहते हैं कि ये वन फैमिली में बिलोंग करते हैं। और इनके अलावा और भी एलिमेंट्स इसमें हम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इसी लिस्ट में देखें तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और फिर इनके साथ आप कैल्शियम भी ले लो, ठीक है, तो इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, ठीक है। बाद में हम समझेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती हैं अभी जल्दी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो ये भी एक फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फैमिली ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, ठीक है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में बढ़ते गए अरेंज किया, तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज रिपीट हुई, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते गए तो फिर एक पीरियड के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते गए तो फिर एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हुई, और फिर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते गए, बढ़ते गए, एलिमेंट्स को अरेंज किया, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर वही वाली प्रॉपर्टीज रिपीट हुई। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करती हैं, इसलिए हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टर्म या पीरियोडिक वर्ड इसमें यूज करते हैं।
तो अब जो पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, जो आपको मैंने प्रिंट भी दिया है, एनसीईआरटी की बुक में भी है, उन्होंने ऐसे उस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है कि एक फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो सारे एक वर्टिकल लाइन में एक के नीचे एक आ जाए। समझे? उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल को, दैट ऑल मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। तो खाने बॉक्सेस को ऐसे बनाया गया है कि एक फैमिली के मेंबर्स सब एक वर्टिकल लाइन में लाने की कोशिश की गई है काफ़ी हद तक। ठीक है, अब आप देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एक फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। समझ में? ठीक है, तो इस फैमिली का नाम भी है, इस फैमिली को हम बोलते हैं, आज आपने ये याद करना है, आज एक दो फैमिलीज याद करने का दूंगा। इस फैमिली को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एक कॉलम है कि नहीं? इसको हम एक कॉलम बोल सकते हैं। इसको हम, जो अभी आप देख रहे हो आपके सामने ये पिक्चर, इसको हम बोलते हैं MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 18। ये याद रख लोगे आज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 18। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी इन्हीं कॉलम्स का ही पार्ट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 57 है ना, ये 58 कहाँ आना चाहिए था? यहाँ, ये नहीं आना चाहिए था 72। ये 58 यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करो, ब्लेड ले लो, ब्लेड लेके इसको कट कर दो ऐसे, कागज़ को कर दिया कट, और फिर यहाँ से भी कागज़ से इसको कट कर दो। तो ये वाला पार्ट अलग होके आगे चला गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये जो पूरी दो रोज़ हैं इनको यहाँ बीच में डालना होता है, और फिर जो ये कटा हुआ पार्ट आगे पड़ा है वो इसके साथ खटाक से यहाँ से फिट करना होता है। पर अगर ऐसा करेंगे तो पीरियोडिक टेबल को जब हम एक पेज पे प्रिंट करेंगे तो सारी चीज़ें छोटी 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 दिखेंगी। तो इसलिए ये जो दो लंबी रोज़ हैं इनको उन्होंने अलग से बना के लिख दिया, और इसकी कोई वजह नहीं है, कुछ ऐसे खास नहीं है कि ये अलग है। अंडरस्टूड? समझ में आएगी ये बात? ठीक है, ये जो एक फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, इस फैमिली को हम बोलते हैं हेलोजेंस। तो आज मैं आपको 3 फैमिलीज ही याद करने का दूंगा, 4 दे दूं? 4 फैमिलीज याद करने का दूंगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और लास्ट वाला जो अभी डिस्कवर है टेनेसीन। टेनेसीन, इन सबको हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस, ये हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। ऐसे ये लास्ट वाली लाइन, ये भी सब एक फैमिली के मेंबर्स हैं। इनमें कुछ खास बात मालूम है आपको? कुछ खास बात मालूम है इनमें? है बेटा? हाँ, इनके कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम हैं। एक नाम इनका है, देखो, एक वर्टिकल कॉलम का नाम होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो ये एक ग्रुप है, ये एक और ग्रुप है, ये एक और ग्रुप है। ये पूरा भी एक ग्रुप होता, लेकिन ये पूरा एक ग्रुप नहीं है, ये एक ग्रुप है यहाँ। फिर हाइड्रोजन यहाँ क्यों रखा हुआ है? हाइड्रोजन इस फैमिली का मेंबर नहीं है, फिर इसको यहाँ क्यों रखा हुआ है? नहीं, इधर ले जाओ। समझ में आ रहा आपको? तो किसी वजह से रखा है, तो अभी वो डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आ रहेगा समझ में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये भी एक फैमिली है, इसका नाम है एल्कली मेटल्स। ये याद करो बेटा, आज ये तो 8th में याद कराते हैं हम। तो ये एक फैमिली, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसीन, इनको हेलोजेंस। और हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन, और ये लास्ट वाला है ऑर्गेनेसॉन, ये अभी नया ऐड हुआ है, ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन, ये इनको हम बोलते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स। कई लोग इनको इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, कई लोग इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। सबसे अच्छा नाम कौन सा है? ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इनमें एक खास बात है, मालूम है आपको? इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। पहले तो मानते थे कि 0 है। केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स दूसरे एलिमेंट्स से रिएक्शन दिखाने की उनकी ईगरनेस, उनकी कितना वो केमिकल रिएक्शन दिखाना चाहती हैं।
उसको केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, ये हमने 9th में पढ़ा था। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वो पूरा भरा हुआ है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब पहला जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल पहले से पूरा भरा हुआ है तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम है। इनके प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों मैं बताता हूँ। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये एक फैमिली के मेंबर्स हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। तो एक ग्रुप के जितने भी ये वाले एलिमेंट्स हैं, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ पैटर्न होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं भी हो तो भी उनमें कुछ पैटर्न होता है कि देखो यहाँ से हम ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनके नाम याद रखने हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, कई बार नोबल गैसेस, कई बार इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इनको हैलोजेंस, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको, इस ग्रुप को, हाइड्रोजन इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। फिर हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ रखा है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये सब मेटल्स हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखना, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो इस साइड पर है। नॉन मेटल तो यहाँ पे हैं, ये बस एक यहाँ पे है, ये 20 है, गिन लेना आप। और ये जो 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये जिगजैग लाइन यहाँ पे बनाते हैं। तो हम यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं, तो मेटल से हम किस साइड जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की साइड में। बीच में ये ना मेटल्स हैं पूरे, ना नॉन मेटल्स हैं, तब इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ना पूरे मेटल्स हैं, ना पूरे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं। एक नॉन मेटल अलग से यहाँ पर है, आएगा समझ में। तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में क्या, ये क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलते हैं, आएगा समझ में।